आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट श्रीनगर से। और ग्राउंड रिपोर्ट में सबसे पहले कोविड के कहर पर ही बात करेंगे, क्योंकि कल की तादाद जो है उसने फिर सबको हिला के रखा है। कल वादी कश्मीर से लेकर जम्मू तक तादाद डबल फिगर नहीं, ट्रिपल फिगर से ऊपर और 700 के करीब कल की तादाद में आधी तादाद श्रीनगर के, यानी करीबन 300 की तादाद श्रीनगर के पॉजिटिव केसेस की। और उन पॉजिटिव केसेस में शक शुबात की कोई गुंजाइश दूर दूर तक नज़र नहीं आती है, क्योंकि कल अमवात का सिलसिला भी जारी रहा। दर्जन के करीब कल भी अमवात। और इन्हीं सारे मुद्दों और मामलों के बीच में आज भी श्रीनगर के अस्पतालों में जगह की कमी, लगातार हमें कॉल्स आती रही कि पेशेंट पॉजिटिव हैं, घरों में रखे गए हैं। श्रीनगर के अस्पतालों में उन्हें ले जाने के लिए इक़दामात सरकारी सतह पे नहीं उठाए जा रहे, और कोई पूछने या खुद पहुंच रहा है तो उसको श्रीनगर के अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है। ये कोविड के कहर की ख़ास वही खबर जो हम लगातार बताते आ रहे थे कि अभी इसके तेवर बदले नहीं हैं, और जब ये तेवर बदलेगा तब बहुत कुछ बदल के रखेगा। और अब लोग ये भी कहते हैं कि बदल रहा है, कोविड बदला रहा है दुनिया को। कश्मीर की तारीख़ भी बदल रहा है, और कश्मीर की तारीख़ में एक तारीख ये भी है कि हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि हम अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, हम उसकी तरफ तवज्जो दें। सियासत पे हमने बड़ा खर्चा किया, तामीर और तरक्की के नाम पे हमने बड़ी मामलात को आगे रखा, लेकिन हमने कभी भी हेल्थ सेक्टर की तरफ तवज्जो नहीं दी। दुनिया ने आइटमी हथियार बनाए, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि आइटमी हथियार जब गिरेंगे तो उसके बाद भी अस्पतालों की ज़रूरत पड़ेगी। और आज दुनिया भर में सब यही कहते होंगे ज़रूर कि अव्वलीन तरजीह आगे अस्पतालों को ही देनी है, लेकिन कोविड ने बता दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़रूरी है। कश्मीर के अस्पतालों में कमी इंफ्रास्ट्रक्चर की है। कश्मीर के अस्पतालों में वेंटिलेटर अब न होने के बराबर हैं। डॉक्टरों की कमी भी पहले ही महसूस की जा रही थी, और उस सारे के बीच में डॉक्टर और अटेंडेंट का कन्फ्लिक्ट कश्मीर के अस्पतालों को अब नई मंजिल की तरफ ले रहा है। अब अस्पताल जाने वाले बीमार से पुलिस वाला ज़रूर पूछेगा कि वाकई में बीमार हो या नहीं, और अपने साथ कितने लोगों को लेके जाओगे, ये भी अब पुलिस एहलकार तय करेगा। क्योंकि अब सरकार ने श्रीनगर के अस्पतालों में फोर्सेस को, पुलिस को तैनात किया है, ताकि वहाँ के अंदरूनी हालात को सुलझाया जा सके। और इस पर आपको ये भी बताते चले कि परसों 2 वाक़ात ने श्रीनगर के अस्पतालों में डॉक्टरों को हड़ताल तक पहुंचा दिया था, और हड़ताल के बाद पुलिस की डिप्लॉयमेंट में अब कहा जाता है कि कहीं न कहीं हालात बदलेंगे, लेकिन हालात कभी नहीं बदलेंगे तब तक जब तक न हम अपने आप को बदलेंगे, जब तक न हमारा डॉक्टर अपने आप को बदलेगा, जब तक न वो एक बीमार के साथ उस तरह का सलूक किया रहेगा जिस तरह बीमार के हक़ है सलूक का। क्योंकि अक्सर डॉक्टरों के हवाले से शिकायतें ही नहीं, कहा जाता है कि ये डॉक्टर अपने आप को वाइट कॉलर समझते हुए बड़ी खुंदक से पेशेंट से, अटेंडेंट से बात करते हैं। तो डॉक्टर साहिबान से गुजारिश, खुंदक छोड़िए, आप हमारे मुआशरे के, हमारी सोसाइटी के हमारे मुअज़्ज़िज़ हैं, आपका एहतराम सब करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको भी बदलने की ज़रूरत है। और बीमारों से भी, अटेंडेंट से भी ये बात ज़रूरी पहुंचाना चाहते हैं कि आप अस्पताल जा रहे हैं तो ध्यान रखिए, आपसे ज़्यादा किसी और को ज़रूरत हो सकती है डॉक्टर की। पहले मेरा नहीं, बल्कि पहले दूसरे का हक़ है, उस तक पहुँचने की डॉक्टर को इजाज़त दीजिए। और डॉक्टर हमारे शोबे का वो शख्स है जो हमारी खुदा के बाद ज़िंदगी बचाता है, तो इस डॉक्टर को वो इज़्ज़त दीजिए, वो एहतराम दीजिए जिसका वो हकदार है। ये एक पहलू कश्मीर के हालात का, कोविड की मर्ज़ का। और कोविड की मर्ज़ में आज शक शुबात की एक नई कहानी लेके शहर में लोग निकले थे, और बताया जा रहा था कि कल श्रीनगर में जो तादाद आई है 300 के करीब, उसमें कश्मीर के अहलियान कश्मीर की तादाद बहुत कम है, ज़्यादा तादाद गैर रियासतियों की है। सरकारी सतह पे कल की लिस्ट में ये नहीं बताया गया था कि कौन कहाँ से है, कौन नॉन JNK के रेजिडेंट है, कौन JNK के रेजिडेंट है, लेकिन तादाद 300 की श्रीनगर में, उस पर आम हवालों से ये भी मालूम हुआ कि उतनी तादाद कश्मीरियों की नहीं, बल्कि ज़्यादा तादाद कल गैर रियासतियों की है। क्योंकि गैर रियासतियों की एक बड़ी तादाद कश्मीर पहुँच रही है, और उस पर सियासत ना कहें, लेकिन शुबात कश्मीर में खूब गर्म हो रहे हैं। कश्मीर में हर जगह पर गैर रियासती मज़दूरों के नाम पर गैर रियासती लोग पहुंचे हुए हैं। कुछ ईंट भट्ठू में तक पहुंचे हैं, कुछ गांव देहात में पहुंचे हैं, और लोगों में शक शुबात की नई कड़ी शुरू हो चुकी है। कुछ लोग इसको चाल से भी ताबीर करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि सरकार जानबूझ के ऐसा करी है, क्योंकि
सरकार के हवाले से सवाल उठाते हुए ये बताया जाता है कि अगर ये लोग बाहर से आते हैं तो फिर इनका जब कोविड का टेस्ट किया जाता है तो वो रिपोर्ट 20 दिन तक आती है। 20 दिन तक इन्हें कहाँ क्वारंटीन रखा जाता है, 20 दिन तक इन्हें गली नुक्कड़ हर मोहल्ले में पहुँचाया जाता है। तो साफ ज़ाहिर है अगर ये पॉजिटिव हुए या वहाँ से पॉजिटिव आए तो फिर ये कहाँ फैलाएंगे, किस गली, किस मोहल्ला, किस दुकान तक ये नहीं पहुँचते हैं कि वहाँ कोविड नहीं फैलेगा। और ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके बारे से भी जब बात करते हैं तो मालूम होता है कि वो भी इस कोविड से बिल्कुल लाइल्म है, कोई उन्हें जानकारी नहीं है। ज़रा सुनिए क्या कहते हैं जो बाहर से मजदूर तबके के लोग आते हैं और उनकी क्या राय है, कोविड किसको होता है, ज़रा ये भी सुनिए। से पहले टेस्ट किया था आज काजीगुंड, हमें कुछ नहीं दी, फिर वहाँ से काजी 15 दिन के बाद आएगी। ये नुकाज उन्होंने कहने लगा जी अभी तो कोई बीमारी है तुम्हारा है नहीं, तुम ठीक ठाक हो। पर पंजाब में काम करते थे। अच्छा, अब यहाँ अब कश्मीर आए हैं? अब कश्मीर आए हैं, फिर हम गाड़ी में फंस गए, कम से कम 5-6 दिन वहीं पड़े रहे। 8 दिन पठानकोट। ठीक, पठानकोट के बॉर्डर पे मतलब वहाँ पड़े रहे। फिर मेरे जमादार लोग बोले मालिक खर्चा देगा खाने वाने का, बोले कोई बात नहीं, हम लोग आ गए। फिर सुरंग पार करते यहाँ पे काजीकुंड से कुछ ही मतलब आगे ही था, वहाँ हम लोग को सारा फैमिली को चेक हुआ, सारा लेबर ही को चेक हुआ, सारा रात हम लोग को वहाँ लग गया। फिर क्या बोला, जाओ जहाँ बोला जाओ आपको भट्टे पे रिपोर्ट पहुँचेगा। देवदार के साये में पलकर जमा हुए हैं, ये वाकई में सही बात हो भी सकती है, क्योंकि कभी ये भी कहा जाता था कि दुनिया भर में जहां टीबी का इलाज तब नहीं था, लेकिन तब अगर इलाज था टीबी का तो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के देवदार और कायल के साये में ही होता था। लेकिन आजकल कश्मीर में देवदार और कायल के सायों को काटा भी जाता है। उस खबर पर भी हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले गैर रियासती कश्मीर जो आ रहे हैं उन पर हर तरफ बहस की जा रही है, हर तरफ पूछा जा रहा है कि इनको लाने वाला कौन है। और इन हालात में जब कोई भी घरों से बाहर नहीं निकलता है, ये लोग कैसे आते हैं? क्या इन्हें ज़िंदगी अपनी प्यारी नहीं है? अगर वाकई में प्यारी है तो ये अपने घरों में, अपने इलाकों में रहते। कश्मीर आने के पीछे इससे कुछ लोग कुछ और मामलात से ताबीर भी कर रहे हैं, और ख़ुद इनसे जब बात की जाती है तो बिल्कुल मासूम लगते हैं। इन्हें दुनिया का पता नहीं है, क्योंकि इनके बकौल कोविड का मरज़ तो राजू महाराजों को है, आम आदमी को कहाँ होगा, ये उनका कहना है जब हमने उनसे बात की। लेकिन कश्मीर में इस सारे मामलात में शक शुबात के पीछे कुछ और कहानियाँ भी हैं। एक कहानी परसों ही सरकार की तरफ से आई थी, यहाँ का नया कानून भी लाया था, और प्रॉपर्टी कानून यानी यहाँ के इस कानून के मुताबिक जो कुछ भी है उसकी जहाँ अब सरकार ने तरदीद भी की है, लेकिन सियासतदान खामोश नहीं है। सरकार ने तरदीद करते हुए बताया कि सोशल मीडिया पे उस कानून के हवाले से जो कुछ भी बताया जा रहा है वो सही नहीं है। सियासी जमातें उस पर जिस तरह के बयानबाजी कर रही हैं वो भी सही नहीं है। कहा गया कि कुछ लोग हालात को कशीदा करना चाहते हैं, ये सरकारी बयान की बात करें, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल सरकार के बयान को मानने को तैयार ही नहीं है। कहते हैं दाल में कुछ काला है। इस वक्त फौज के पास ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा ज़मीन है जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज़ में। अब उनको इख्तियार दिया गया है कि वो उसमें क्या करें, ट्रेनिंग के सिलसिले में या जंगी तैयारी के सिलसिले में। एक खबर आई है कि कितने लाख रिहायशी क्वार्टर बना रहे हैं, बनाने का इरादा रखते हैं। बदकिस्मती की बात है, जिस ज़मीन के बारे में ये फ़ैसला लिया गया है वो ज़मीन यहाँ के लोगों की है, वो इस हुक्मनामे में शामिल हाल नहीं है, क्योंकि फ़िलवक्त जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत कायम नहीं है। अब सबकदोश हुए मुलाजमों के ज़रिए से और बाकी जितने भी इनके मुशीर हैं, तमाम सबकदोश हुए आला अहदों से सर्विस पूरी करके, उसमें कुछ जम्मू कश्मीर के भी हैं। अब इनको दूर का वास्ता भी अवाम के साथ नहीं है। इनके ज़रिए से आप कानून पास कर रहे हैं, जल्दबाजियां कर रहे हैं, इससे शक व शुबात पैदा नहीं होंगे और क्या होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला के बरादर, उमर अब्दुल्ला के चाचे,
बयान पिछले कुछ दिनों से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से देते हैं, लेकिन सवाल आज भी यही पूछा जाता है कि क्यों फारूक अब्दुल्ला खामोश हैं, बहसीयत मेंबर पार्लियामेंट वो क्यों खामोश हैं, क्यों फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद डॉक्टर उमर अब्दुल्ला खामोश हैं, किसी भी मामले पे बात नहीं करते हैं। सामने रखा है डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल को, क्या वो अपनी कोई मामले पे वो कोई सियासत तो नहीं करें, वरना उन्हें भी सामने आना चाहिए, क्योंकि कश्मीर के हालात इस वक्त कोविड के हों या दूसरे मामलात, सभी में सवालात खड़े हो रहे हैं और उन सवालात में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की खामोशी कई को चुभती भी है। और इसी चुभन के बीच में बताते चलें कि एक तरफ कोविड, एक तरफ कश्मीर के हालात, उस पर कल से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही थी, लेकिन खबरें मिली हैं कि अमरनाथ यात्रा अब कल नहीं होगी, ये अभी खबरें मिली हैं। और इन्हीं खबरों के पस मंज़र में जानने के लिए हम चलते हैं सीधा जम्मू। विनोद कुमार मेरे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, खबरें आ रही हैं कि कल यात्रा नहीं होगी, क्या कोई तस्दीक हुई है, कुछ बताया जा रहा है कि क्या कल होगी या नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो रीज़न क्या है? सनम, यात्रा को लेकर के फिलहाल संशय बना हुआ है। जब कोई भी यात्रा निकलती है, खासतौर पर अमरनाथ यात्रा की हम बात करते हैं, इसका बाकायदा पंजीकरण होता है और पंजीकरण की डेटें होती हैं। अभी तक ना तो पंजीकरण हो पाया है। दूसरी बड़ी बात है कि यात्रा किस दिन शुरू होनी है, इसका फैसला जो है श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सदस्य लेते हैं, श्राइन बोर्ड लेता है। अभी तक बोर्ड की मीटिंग नहीं हो पाई है। जो हमें सूचना मिली है कि कल इसकी मीटिंग है, बोर्ड की मीटिंग है, और बोर्ड की मीटिंग में ये फैसला लिया जाएगा कि यात्रा होगी या नहीं। तीसरी बड़ी बात है कि यात्रा में जो मेन स्टेक होल्डर है वो है अमरनाथ यात्रा न्यास, एक संगठन है जो यात्रा का संचालन करता है। अमरनाथ यात्रा न्यास को भी अभी तक सूचित नहीं किया गया है कि यात्रा कब से शुरू होनी है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से संशय बना हुआ है। इससे भी बड़ी बात है क्योंकि यात्रा जम्मू में बेस कैंप है। एसएसपी से हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि अभी तक क्यास और कंफ्यूजन ही बनी हुई है। यानी यात्रा का फैसला जो भी लेना होगा, मुझे लगता है कल लिया जाएगा, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की मीटिंग में लिया जाएगा, उसके बाद ही स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। विनोद जी, एक भगवती नगर में बड़ा जो रहता था, जोश खरोश रहता था। बहुत शुक्रिया विनोद कुमार, मेरे साथी विनोद कुमार बता रहे थे कि कल मीटिंग होगी और कल फैसला लिया जाएगा। अमरनाथ श्राइन बोर्ड कल इस हवाले से फैसला लेगा कि क्या कुछ आगे का करना है। और जम्मू के भगवती नगर के आसपास के इलाके में भी कोई बड़ी हलचल नहीं है। और 6 के करीब जिस तरह साधु विनोद जी ने बताया कि अब तक कुल मिला के नज़र आए, यानी यात्रा नहीं होगी। और यात्रा जब नहीं होगी तो कश्मीर जो ये लोग आ रहे हैं, गैर रियासती मजदूरी के नाम पर जो लोग आ रहे हैं, क्या वाकई में वो मजदूरी के नाम पर आ रहे हैं? ये लोग पूछ रहे हैं कि अगर यात्रा नहीं के लिए लोग डर रहे हैं, मुकद्दस सफ़र के लिए, पवित्र सफ़र के लिए लोग डरें, तो क्या ये लोग डरते नहीं हैं कि कोविड होगा, ख़तरात हैं, मामलात हैं? कश्मीर के कोविड की बात कही जाए तो बहुत ज़्यादा फैल चुका है और उस सारे के बीच में सवालात, और सवालात के कटघरे में सिविल सेक्रेटरीट भी है। सिविल सेक्रेटरीट में एक महकमा स्टेट्स का महकमा भी है। और स्टेट्स के महकमे के हवाले से हम बताते चलें कि सिविल सेक्रेटरीट में मीडिया की पाबंदी रखी गई है, वहाँ आने के लिए इजाज़त नहीं दी गई है। न जाने क्या डर है सिविल सेक्रेटरीट के अहदेदारों को कि वो मीडिया को वहाँ आने नहीं देने दें। लेकिन हम भी कोशिश करते हैं, हम भी जानते हैं कहाँ से जाना है, कैसे जाना है। और उस जानने और आने के बीच में मालूम ये भी हुआ कि हर दरवाजे पे अब 2-2 सैनिटाइज़र लगे हुए हैं। ये सैनिटाइज़र किट्स जो हैं, बड़े कीमती सैनिटाइज़र लगे हुए हैं, किट्स लगे हुए हैं। और इनके बारे में एक और ख़बर हमें मालूम हुई कि हर कमरे में 2-2 क्यों? क्योंकि एक जम्मू कश्मीर के जो हमारा सोहरा का इंस्टीट्यूट है, स्किम्स है, उन्होंने लगाए, और दूसरा उसके बाद स्टेट्स डिपार्टमेंट ने लगाया। अब सोहरा वालों ने लगाए थे तो स्टेट्स वालों का लगाना ये समझ में नहीं आ रहा। क्या वह ज़रूरत थी? क्या कहें हमारे फंड्स को कोविड के नाम पर, सैनिटाइज़र के नाम पे कहें इधर उधर तो नहीं किया जा रहा है। वरना एक कमरे में एक सैनिटाइज़र जो है, जो उसका किट है, बड़ा सैनिटाइज़र किट, वो काफ़ी हो सकता था। अगर वहाँ पे बच जाता तो वहाँ से ये किसी दूसरी जगह पे भी इस्तेमाल किए जा सकते थे। बात है पते की, और शायद इन्हीं बातों को बाहर ना आने के लिए श्रीनगर में मीडिया को सिविल सेक्रेटरीट में बंद रखा गया है। यूँ तो आम कश्मीरी की वहाँ पर जाने में रोक है और बड़ी मुश्किल से जो भी जाता है बड़ी सिफारिशें लेकर सिविल सेक्रेटरीट के अंदर जा सकता है, लेकिन मीडिया के लिए यूजुअली बंद रखा गया है। और मीडिया का नाम
सुनते ही जवाब मिलता है कि भाई साहब वापस जाइएगा। इन सवालात को भी हम पहुंचाना चाहते हैं, चीफ सेक्रेटरी तक ये मामला पहुंचाते हुए हम उनसे बताना चाहते हैं कि अगर स्टेट्स की हमने बात की तो स्टेट्स का एक और पहलू भी, स्टेट्स के जो कैजुअल मुलाजमीन हैं उनकी फ़ाइल जो है, जो पिछली सरकार ने पास की थी, उसके बाद यूटी बना, लेकिन सरकार बदलने के बाद, यूटी बनने के बाद, कवानीन बनने के बाद आज भी वो बता रहे थे कि उनकी वो फाइल अभी तक पास नहीं गए थे। तो कैजुअल और कैजुअल के बाद डेलीवेजर, ये दूसरे सभी मामलात, और इन्हीं मामलात में उनके लिए एम्पावर कमेटी सब कुछ बनाई गई, लेकिन उनका केस अभी तक पॉजिटिव नोट या नेगेटिव नोट लेके सामने नहीं आया है, क्योंकि बताया जाता है कि चीफ सेक्रेटरी से फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट गई है, फाइनेंस से जीएडी, जीएडी से दूसरे डिपार्टमेंट, और दूसरे डिपार्टमेंट से लेके आखिरकार दफ्तरों की नहीं बल्कि टेबलों की धूल झांकते हुए ये कहीं पड़ी हुई है। और वो मुलाजिम वहाँ के जो स्टेट्स के लोग हैं वो आज भी परेशानी के आलम से दो चार हैं, लेकिन परेशानियाँ और भी हैं। दिल्ली में निर्भया का मामला हुआ था, पूरा मुल्क खड़ा हुआ था, मर्दो जन बाहर निकले थे और निर्भया को इंसाफ दिलाया था, लेकिन ताबिंदा गनी भी कश्मीर की निर्भया कहलाई जा सकती है, क्योंकि ताबिंदा गनी का वाक़ा 14 साल पहले, 13 साल पहले 2007 को पेश आया था, और ताबिंदा गनी के साथ बिल्कुल उसी तरह का वाक़ा पेश आया जिस तरह निर्भया के साथ पेश आया था। ताबिंदा गनी के लिए तब भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी, ताबिंदा गनी के लिए आज भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। तब दरिंदे थे मोहम्मद सारिफ, जिसे उर्फ़ आम में सईदा भी कहा जाता था, सईदा चौर भी कहा जाता था। तब अज़हर मीर दूसरा दरिंदा था जिसको तब बिल्ला कहा जाता था, और जहांगीर मोचा भी था जो वेस्ट बंगाल का था, और उसके साथ साथ सुरेश कुमार राजस्थान का भी था। ये 4 दरिंदों ने असमत दरी करी थी ताबिंदा की, और ताबिंदा स्कूल जाने वाली बच्ची थी, और दिन दहाड़े असमत दरी करने के बाद उसका कत्ल किया था। और तब मामला अदालत तक पहुंचा, पुलिस ने तहकीकात की, और अदालत ने इस सारे मामले के बाद इन्हीं 4 मुलजमान को सज़ाए मौत सुनाई थी। लेकिन इतना वक्त गुजरने के बाद भी 2007 में ये मामला हुआ, 2013 में मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इन लोगों को फांसी की सज़ा भी दी, लेकिन इतना वक्त गुजरने के बाद भी ताबिंदा गनी के कातलों को, ताबिंदा गनी की असमत को तार करने वालों को कोई सज़ा नहीं सुनाई गई है। निर्भया का मामला हुआ, सज़ा हो चुकी है, मुलजमान फांसी पा चुके हैं, लेकिन आज भी कश्मीर में यही सवाल उठा था, और हंदवाड़ा में भी ताबिंदा गनी फोरम ने यही सवाल आज उठाया कि क्यों इंसाफ की देरी हो रही है, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हम ये बात कहना चाहते हैं, अगर निर्भया का खून हुआ तो वहाँ पे भी लाल खून टपका, और हमारी ताबिंदा बेटी का भी खून लाल था। वहाँ भी जो चीखें निर्भया ने मारी, वो भी वैसी ही चीखें थी जो हमारी बेटी ने उस वक़्त मजलूमियत की हालत में मारी। अगर निर्भया के कातिलों को 1 साल के बाद भी फांसी दी जाती है, आखिर ताबिंदा के कातिलों को सरकारी मेहमान बना के क्यों रखा गया है? उन्हें फांसी क्यों नहीं दी जाती है? हम कोई मुतालबा ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हमारे लिए तारी ले आओ। हम वही बात कह रहे हैं कि अगर कातिलों को सेशंस कोपारा में फांसी की सज़ा सुनाई गई, इसको अमलाया क्यों नहीं जा रहा है? हम ये भी जानते हैं कि फांसी से हमारी बेटी वापस तो नहीं आएगी, लेकिन हमें यकीनी महकम है कि जब उन्हें फांसी लगेगी तो जितने भी जराइम यहाँ पे पनप रहे हैं, इनका कला कमा होगा, ये ख़त्म हो जाएंगे जराइम। ताकि हम चाहते हैं दूसरी हमारी लाखों ताबिंदा जैसी बेटियाँ जो इस वक्त इस धरती पे चल रही हैं, स्कूल जा रही हैं, स्कूल से आ रही हैं, अपनी खेत खलियानों में काम कर रही हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिले, उन्हें कोई मेली आँख से देखने की कोशिश न करे। तो हम यही मुतालबा आज कर रहे हैं। अगर निर्भया बेटी के मामले में इंसाफ हुआ, हम भी इंसाफ के अभी तक यहाँ पे इंसाफ के लिए यहाँ इंतज़ार किए हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमें भी इंसाफ मिले और मुजरिमों को जल्द अज जल्द वही सजा दी जाए जो सेशंस कोर्ट कोपारा में उन्हें सुनाई गई है। चलिए, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये वो मामला जिस पर लोग आज बात कर रहे थे और इंसाफ के तकाजे पूरे करने की अपील की जा रही थी। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि इंसाफ की बात की जाए तो क्रिकेट या खेल के मैदान में इंसाफ बहुत कम मिलता है। एक की हार एक की जीत होती है, और ख़ास तौर पर जब मैच क्रिकेट का हो, जब मैच हॉकी का हो और 2 रिवायती हरीफों का मैच हो। लेकिन सिंहपुरा पटन में न हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच है, न 2 रिवायती हरीफों का है, बल्कि मैच का मामला या खेल के मैदान का मामला हॉकी और क्रिकेट के बीच में ऐसा आ पहुंचा है कि अब आपस में गुत्थम गुत्था होने की बात है। बात
वहाँ के खेल के मैदान की, सिंहपुरा का खेल का मैदान। और इस खेल के मैदान को मुकामी एक ग्रुप वही कहता है कि इसको एस्ट्रोटर्फ बनाया जाए, और उन लोगों का कहना है कि एस्ट्रोटर्फ बना के इस पे हॉकी खेली जा सकती है, क्योंकि उनके बकौल सिंहपुरा की बड़ी आबादी हॉकी खेल की शौकीन है। ये एक लोगों की, एक तबके, एक तरह के लोगों की बात, लेकिन दूसरी तरह के भी लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, वो क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट का खेल यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोटर्फ होगा तो फिर बाकी मामलात आ जाएंगे बीच में, ना वो क्रिकेट खेल सकेंगे, ना वॉलीबॉल खेल सकेंगे, ना फुटबॉल खेल सकेंगे। यानी उन्हें एक ही तरह का खेल, यानी हॉकी का टर्फ बनाया जाएगा तो फिर वो सब हॉकी को खेलने पड़ेगा, जबकि वो जानते नहीं हैं। कुछ लोग क्रिकेट जानते हैं, कुछ हॉकी जानते हैं। तो ये सारा मुद्दा, और सिंहपुरा के हॉकी के शायकीन और क्रिकेट के शायकीन, फुटबॉल के शायकीन, दोनों सामने पूछा कि क्या है उनकी राय। यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है, वो तकरीबन हर साल बड़े उरूज पर होती है। क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है। तो इसमें सरकार ने कुछ डिसीजन लिया था कि यहाँ पर एस्ट्रोटर्फ बिछाई जाए। आप खुद ही देखते हैं कि यहाँ पर अगर एस्ट्रोटर्फ यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं तो जो हमारा ग्राउंड है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, और जो यहाँ के बच्चे हैं उनको खेलकूद के लिए कोई मैदान नहीं रहेगा। हम कहते हैं कि आप सिंहपुरा में ही लगाए, लेकिन हमारे पास, हाँ, यहाँ पर हमारे सिंहपुरा में और भी लैंड है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि महकमा जो स्पोर्ट्स है, महकमा खेलकूद जो है, वो क्यों बजिद है कि हम यहीं पर लगाएं। तो यहाँ पर हमारे पास लैंड है, हम कहते हैं उनसे कि आप जाइए और आप वहाँ पर बनाइए, हमारे गांव में बनाइए, लेकिन दूसरी जगह बनाइए, आप हमारे इस ग्राउंड को तबाह बर्बाद ना किए। ये जो एस्ट्रोटर्फ है, हम इसके खिलाफ नहीं, ये लगना हमारे सिंहपुरा में ही लगेगा, ये लगेगा पक्का 101%। इसका जो सब डाटा बना है, सब जो इसकी फाइल वगैरह बनी है, सिंहपुरा के नाम पर बनी है। हम इसको सिंहपुरा के बाहर नहीं जाने देंगे। हम नहीं चाहते हैं कि इसकी वजह से ग्राउंड खराब हो, ये हो। हमारे पास और जगह भी अवेलेबल है, हमने कमेटी फ्रेम करनी है, इनको भी शाम को बुला रहे हैं, हम डीसी साहब से भी बात करेंगे, तो ये यहीं पर इंस्टॉल करेंगे, हम इधर ही यहाँ बनेगा। ये क्या किसी जगह जमीन देखा? हाँ, देखा हुआ है, इन्होंने देखा हुआ है, मेजरमेंट भी किया है इन्होंने। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से नियर अबाउट हाफ किलोमीटर, आधा किलोमीटर। कोई बातचीत हुई इस डीसी साहब के? हाँ, वो देकर गए हैं जमीन, वो देकर गए लैंड। उन्होंने दूसरे दिन अपनी पटवारी साहब, नायब तहसीलदार साहब भी आए थे, वो पूरा मेजरमेंट करके, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहब भी आए हैं, मेजरमेंट कर, जब उन्होंने सब मेजरमेंट किया, सब जगह भी देख कर गए। मुझे अब पता नहीं कि इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, ये किसी और जगह इसको ये कर रहे हैं। ये सिंहपुरा बारामूला के बच्चों की कहानी, जो हॉकी और क्रिकेट के खेल में आपस में एक दूसरे से अब खेलने पे आ पहुँचे हैं। लेकिन हमने मामला ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला से उठाया, और उन्होंने भी इसको माना कि इलाके की बड़ी आबादी जो है, उनके लिए खेल का एक ही मैदान है, इसलिए इसको किसी दूसरे मैदान में तब्दील नहीं किया जा सकता है। वहाँ क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेट खेल सकता है, फुटबॉल खेलने वाला फुटबॉल खेल सकता है, और हॉकी खेलने वाला हॉकी खेल सकता है, वॉलीबॉल खेलने वाला वॉलीबॉल खेल सकता है। ताहम उन्होंने कहा कि कुछ टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और उस टाइम टेबल के हिसाब से वहाँ पे उन लोगों को खेलने के लिए एक टाइम फ्रेम मुकर्रर किया जाएगा। ये सिंहपुरा की बात। लेकिन सिंहपुरा का नज़दीकी इलाका सुंबल, और सुंबल में आज ठेकेदार सरकार के खिलाफ नारेबाजी पे थे। एमसी यानी वहाँ के म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बता रहे थे कि तामीर और तरक्की के लिए सरकार ने मामला तो रखे हैं, लेकिन फाइलों में ये सारे मामला को अटकाया जाता है और इलाके में तामीर और तरक्की नहीं की जा रही है। 2020 और 21 का मैंने फर्स्ट टेंडर, ये देखिए फर्स्ट टेंडर हमारे पास है, इसमें हमने फॉलो किया है, सब पार्टिसिपेट किया है। हमने इस पर 90,11,000 रुपये का टेंडर डाला है, जो सक्सेसफुल रही, क्यों ऑन स्पॉट हमने टोकन मनी भी भर दी। इसलिए डिपार्टमेंट हमें सफ़र कर रहे हैं कि बोल रहा है अभी वेट करो। हमें चालू ये करने थे 15 जुलाई को तारीख को स्टार्ट करनी है, अभी तक वेट कर रहे हैं। बैंक से लोन लिया है, इंटरेस्ट चढ़ रहा है बैंक से, क्योंकि ये 90 लाख रुपए देने पड़ते हैं, किसी के घर में नहीं होते हैं। आपने कितने पैसे दिए अभी तक? अभी तक हमने 5 लाख रुपए टोकन मनी भर दिया और CDR 5 लाख भर दिया। हाँ। सुंबल के लोग सरापा एहतजाज, सुंबल बांडीपोरा, और वहाँ के MC को चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी सुंबल के से भी जब बात की तो उनका यही मानना कि उनकी नोटिस में ये मामला आया है और आगे ऐसे नहीं होने दिया जाएगा। सुंबल की बात। लेकिन टंगमर्ग के इलाके में, खिलवन टंगमर्ग में जंगली दरिंदों का कहर और
बगीचे में काम करे 2 लोगों को निशाना बनाते हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाया। बताया जाता है कि खेतों में काम कर रहे थे कि अचानक जंगली दरिंदा वहां पे नमूदार हुआ और उसने हमला किया, जिसके हमले के नतीजे में 2 लोग ज़ख्मी भी हुए। ये टंगमर्ग की बात। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब हम इनकी बस्तियों पे हमला करते हैं, इंसान जब जानवरों की बस्तियों पे हमला करता है, तभी ये मजबूर होकर निचले इलाकों में आते हैं। और वाकई में हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं लंगेट की, जहाँ जंगलात को काटा जा रहा है, जहाँ जंगलात को तबाह किया जा रहा है, और जहाँ जब हमने जंगल में जाके इन जंगली दरिंदों के बसेरों को ख़त्म किया तो तब ये नीचे नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे। और जहाँ लंगेट हंदवारा के जंगलात का सफाया किया जा रहा है, वहीं शोपियां में महकमे जंगलात ने कार्रवाई करते हुए 40 फुट लकड़ी जब्त भी की है, 5 गोड़ों को भी पकड़ा है। और इस सारे मामले पर लंगेट के शोपियां के DFO कहते हैं कि इलाके में जंगल स्मगलरों के खिलाफ उनकी कार्रवाई जारी रहेगी। जो हमारा नाइट पेट्रोलिंग है, इसमें हमने बहुत सारे मतलब जो अभी तक अचीवमेंट्स हमारे पास है, हमने बहुत सारी गाड़ियों को सीज किया है, हमने घोड़े भी पकड़े हैं और हमने कल्प्रिट समेत आज आपको पता ही होगा, आज हमने 5 घोड़े रात में हमारे जो फॉरेस्ट कंट्रोल रूम शोपियन है उसने रात में घात लगा के रखा था एक जगह पे, वहाँ पे हमने 5 घोड़े पकड़े और उसके साथ टिम्बर भी कुछ हमने पकड़ा है। हम तो अपना पेंडेमिक में भी हमारा काम चल रहा है, हमारे जो फ्रंटलाइन स्टाफ है वो बहुत ही मेहनत कर रहा है ताकि जो हमारा जंगल का जो कौमी एहसास है ये बचे। मेरी तमाम जो जंगलों के नज़दीक लोग रह रहे हैं या ओवरऑल सभी लोगों से मेरी गुजारिश है को कौमी एहसास हमारा है, इसको बचाने में हमारी मदद करें। और चलिए अब अगली खबर उस इलाके की जहां से मेरा ताल्लुक़ है, वादी लोलाब का दिवर का गांव। और दिवर के गांव के लोग पानी को लेकर आज मुजाहरा करते हुए करीबन 25 किलोमीटर दूर ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा के दफ्तर पहुंचे हुए थे। मामला कुछ ऐसा भी है जो मैं बचपन से जानता हूं, दर्दपोरा से पानी आया करता था और दिवर की ज़मीनों को सैराब भी करता था। लेकिन आज वहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि दर्दपोरा में कोई जमात खड़ा हुई है जो उनका पानी काट रही है, पानी को वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रही है। मुकामी इंतज़ामिया इस मामले पर खामोश तमाशाई है और यही उनके खामोश तमाशाई रहने पे आज वो ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा के दफ्तर भी पहुंचते हुए नारेबाजी भी करते थे, बात पहुंचाने की बात कर रहे थे। और बात ये भी पहुंचा रहे थे कि बहुत पुरानी रिवायत, सदियों से दर्ज ये पानी और इस दर्ज पानी को आज पानी पानी कर रहा है दर्दपोरा के लोग, यानी 2 गाँवों के दरमियान ये सारा मामला। और इस मामले में इंतज़ामिया खामोश है। मूजूब दर्दपुर आब दिवर ज़रात बोड़ बार इलाका दिवर ठंडूसा हयातपोरा टिकीपोरा 2-3 गाँव आब गसान तो आब रुकान चूँकि नईब सब नोट नईब सब खोत मौके पे तहसील सब नईब सब मौके पे तम त्रो आब तम पत् आब बे बंद कर तुम पे मानमे मूजूब निवान दपान अमे हसा वस आब अः पत्मो 100 वर पे सनद यह आब चलान यह आब वसाइल 3-4 गाँवन आज तो वन यह कानूनी मकलियाव अत मे कह नफर पे मकसद खतर यह तफरी कर कर अत कुछ सात अमनस मज बेगार तमिक सन डिमांड कि डी सब नोटिस मे वातन अस गो हक मिलन ताकि सोन ज़रात गो दाजन कह। चलिए ये खबर वादी लोलाब से, खूबसूरत वादी जहां पुतुशे के क्वारंटीन सेंटर में कल नारेबाजी भी हुई थी। कल बताया गया था कि वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो होनी चाहिए थी और साफ जाहिर है कई बार हमें वहां से इस तरह की खबरें आई हैं कि वहां की इंतज़ामिया खामोश है और ख़ामोश तमाशाई बनी हुई है। ये कुपवाड़ा की बात, लेकिन श्रीनगर में इंतज़ामिया शहर में आज भी गश्त करी थी और आज भी श्रीनगर में मास्क चेक करी थी, दुकानदारों से पूछताछ की जा रही थी और लोगों को जहाँ पढ़ाया भी जाता था वहीं धमकाने के साथ साथ जुर्माना भी वसूल किया जा रहा था और बताया जा रहा था कि एहतियात रखिए, इस कोविड के दौरान आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए मास्क और 2 गज की दूरी काफ़ी अहमियत की हामिल है। लेकिन श्रीनगर के पीरबाग के इलाके में पानी की किल्लत है। यूँ तो पानी की किल्लत वादी कश्मीर में है, लेकिन पीरबाग का इलाका कहा जाता है कि हाई प्रोफाइल इलाका है, वहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, लेकिन उन बड़े लोगों को भी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। और PHE डिपार्टमेंट यहाँ पर भी खामोश तमाशाई ना कहें तो बिल्कुल नाकाम दिखाई देता है और पानी पहुंचाने में पूरी तरह से नाकाम PHE डिपार्टमेंट की ये नई कहानी नहीं है, पुरानी कहानी है। और इस पुरानी कहानी में फिर सवाल उठते हैं कि आखिर कब बदलेगा निज़ाम, कब सुधरेगा PHE। लेकिन इसके साथ ही अभी तक का ग्राउंड रिपोर्ट श्रीनगर से यहीं पे ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।